सियाचिन, जहां कदम कदम पर मौत सफेद रंग में पाई जाती है, जहां का टेम्परेचर -30 से -50 तक गिर जाता है। 70 मील फी घंटा की रफ्तार से चलते बर्फानी तूफान इंसान को चंद लम्हों में फ्रीज कर देते हैं। तलवार की धार से ज्यादा तेज नोकीली बुलंदियां। ऐसे इंसान दुश्मन माहौल में कुछ जांबाज जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दुश्मन से टकरा गए। जहां सिर्फ इंसान नहीं, मौसम भी एक जानलेवा दुश्मन हो, ऐसे माहौल में उन जांबाजों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन था, जिनके कारनामे आज भी दुश्मन के दिल में खौफ पैदा कर देते हैं। ऐसे ही कुछ जांबाजों की सच्ची दास्तान। Let's go. सियाचिन। दिल्ली के सफदरजंग रोड पर वाक़े प्राइम मिनिस्टर हाउस के गिर्द आज मामूल से ज्यादा सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। तिब्बतन कमांडोज और सीआरपी के खुसूसी तरबियत याफ्ता दस्ते अपने अपने हेडक्वार्टर से बतौर खास आज सुबह ही यहाँ पहुंचे थे। उन लोगों को सिर्फ हुक्म की तामील करनी थी, लेकिन उनके अफसरान को भी इस बात का इल्म नहीं था कि दिल्ली पर क्या कयामत टूट पड़ी है। मशरकी पंजाब में सिखों की अलहदगी पसंद तहरीक बड़े जोरों पर थी। चंद रोज पहले ही जरनैल सिंह भिंडरावाला अपने मुसल्ला साथियों समेत दरबार साहब अमृतसर में मोर्चाबंद हो चुका था। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से हर रोज हालात बद से बदतर होने की इत्तलात आ रही थी। यही वजह थी कि जब तिब्बत पुलिस कमांडोज और सीआरपीएस के कमांडेंट्स को 2 घंटों के नोटिस पर 2 खुसूसी तरबियत याफ्ता कंपनियां दिल्ली रवाना करने के अहकामात मिले, तो वो फौरन समझ गए कि शायद भारतीय दारुल हुकूमत पर हुर्रियत पसंदों के हमले का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि कुछ सिख लीडर अपने बयानात में आए रोज दिल्ली को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहे थे। और आखिरी दिनों में तो संत जरनैल सिंह भिंडरावाला ने भी यही धमकी दी थी। दोनों फोर्सेस के कमांडेंट ने अपने अपने जवानों को खुसूसी हिदायत के साथ दिल्ली की तरफ रवाना किया था। उन लोगों ने अलग सुबह दिल्ली पहुंचने के फौरन बाद वजीर आजम हाउस के चारों तरफ इलाके को इस तरह अपने घेरे में ले लिया था कि बादियों नजर में यहां से अब कोई भी शय उनकी नजरों में आए बगैर गुजरकर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक नहीं जा सकती थी। दोनों फोर्सेस का एक जॉइंट कमांड ऑफिस बना दिया गया था और उन्हें अभी तक ये नहीं बताया गया था कि उन्हें कितने अरसे तक यहाँ कयाम करना है। रात का पहला पहर था जब भारतीय जीएचक्यू से आर्मी चीफ की कार बरामद हुई। कार को आगे पीछे आर्मी कमांडो स्कॉट कर रहे थे। जिस रास्ते से सफर करते हुए ये काफिला प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचा था, वो ज्यादातर वीरान ही दिखाई दे रहा था। आर्मी हेडक्वार्टर से स्क्वाड के साथ किसी जीप की बरामदगी ने सीआरपीएस और तिब्बत पुलिस कमांडोज को मजीद चौकन्ना कर दिया। उन्हें अब अंदाजा हो रहा था कि सूरत हाल उनकी तवक्को से भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि देखते ही देखते यहाँ वीआईपी ट्रैफिक बढ़ने लगी थी। काले शीशों की बंद कारों में कौन लोग उनकी आंखों के सामने से गुजरकर प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहे थे। उन्हें इसका तो कुछ खास अंदाजा नहीं था, लेकिन ये बात वो बखूबी जानते थे कि ये सब मुल्क की अहम तरीन शख्सियात हैं और उनकी यहाँ मौजूदगी शायद इनकी आमदोरफ्त को महफूज बनाने के लिए ही जरूरी समझी गई है। उन तमाम गाड़ियों का रुख प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ था, जहाँ एक खुसूसी मीटिंग हॉल में वो सब भारतीय तारीख का एक अहम फैसला करने के लिए जमा हो रहे थे। भारतीय वजीर आजम के खुसूसी सेक्रेटरी मिस्टर आरपी सिन्हा और रॉ का डायरेक्टर काओ उनके इस्तकबाल के लिए हॉल के सामने मौजूद थे। हैरत की बात तो ये थी कि इस अहम मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ को भी इत्तला देने का तकल्लुफ नहीं किया गया था, वरना शायद इन हालात में वो मामूल की ड्यूटी से फारिग होकर अपने घरों को वापस न जाते। गाड़ियों की आमद में टाइमिंग का खास ख्याल रखा गया था और पहले से मुकर्रर वक्त से 5 मिनट कबल ही तमाम अहम शख्सियात हॉल में मौजूद थी। रात के 2 बज रहे थे। जैसे ही दीवार से लटकते घड़ियाल ने 2 बजे का अलार्म दिया, हॉल का बगली दरवाजा खुला और उससे भारतीय प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी अकेली अंदर दाखिल हुई। आम हालात में ऐसा कभी नहीं होता था। उमूमन उनकी पर्सनल सेक्रेटरी जरूर उनके साथ होती, लेकिन आज मिसेज इंदिरा गांधी ने ये तकल्लुफ ही न किया था। यहाँ मौजूद मेहमानों को इस बात का इल्म नहीं था कि वो सुबह 8 बजे के बाद से अब तक एक लम्हे के लिए भी बेडरूम तक नहीं गई। डिनर से फारिग होने के बाद से मुसलसल सिन्हा और काओ के साथ मीटिंग में मसरूफ थी, जिन्होंने भारतीय वजीर आजम को तफसील से बता दिया था कि जो एडवेंचर वो करने जा रहे हैं उसका अंजाम क्या हो सकता है। असल में उन दोनों की हल्लाशेरी ने ही भारत की मुहिम जू वजीर आजम को ये अहम तरीन फैसला करने का हौसला बख्शा। मिसेज इंदिरा गांधी, जिसने 1971 में पाकिस्तान को दोलख्त किया था, अब पाकिस्तान पर फिर एक कारी ज़रब लगाने जा रही थी। शायद वो इतना खतरनाक फैसला अकेले न कर पाती, लेकिन उनके रूसी दोस्तों ने उन्हें हौसला दिया था।
اپنے آخری دورہ روس میں بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کو روسی صدر نے مائل کیا تھا کہ وہ پاکستان کی مشرقی سرحد پر سیاچن کے نزدیک ایک نیا محاذ کھول دے تاکہ افغان مجاہدین کی مدد کے لیے کمر بستہ پاکستانی فوج کو الجھایا جا سکے، اور ایڈونچر پسند اندرا گاندھی نے یہ تجویز مان لی۔ اپنے دورہ روس سے واپسی کے بعد اس نے سیاچن سے متعلق خصوصی مطالعہ اور بریفنگ لینی شروع کی۔ اس ضمن میں اس نے جنرل M.L. چبر سے بطور خاص 3-4 مرتبہ بریفنگ لی۔ جنرل چبر تو 1978 سے پاکستان پر تاؤ کھائے بیٹھا تھا۔ اس نے تو خود کو ایک عرصے سے اس مہم کے لیے تیار کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ کھل کر بھارتی وزیر اعظم سے کچھ نہ کہہ سکا۔ آخری ملاقات پر جب اچانک کسی بات پر مسکراتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے یکدم سیریس ہو کر اس کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی لیکن نیزے کی طرح مخاطب کے چہرے اور دل و دماغ میں پیوست ہو جانے والی آنکھوں سے جھانکتے ہوئے کہا، کیا ہمارے لیے اس اہم اور اسٹریٹجک علاقے پر قبضہ کرنا ممکن ہوگا؟ یہ سن کر وہ بھنچکا رہ گیا۔ اس نے کہا، یس میڈم پرائم منسٹر، یس۔ اچانک ہی اس نے سنبھل کر اپنا اشتیاق جتایا، لیکن شاید صرف یس کہہ دینے سے مسز اندرا گاندھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ استفہامیہ نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے بڑے تیقن سے کہا، سارا علاقہ خالی ہے، یہاں سے پاکستانی فوج 150 میل دور ہے، ہم انہیں شاندار سرپرائز دے سکتے ہیں۔ مسز اندرا گاندھی نے کہا، تم فوجی لوگ بھی عجیب ہوتے ہو، شاید سویلین کی طرح تم تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھنا چاہتے یا پھر کسی بھی مہم جوئی سے انکار کو اپنی توہین سمجھتے ہو۔ مسز گاندھی کے عجیب و غریب جواب نے جنرل چبر کو چکرا کر رکھ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پرائم منسٹر اس کا مذاق اڑا رہی ہے یا اسے داد دے رہی ہے۔ بہرحال روانگی سے پہلے اس نے مسز اندرا گاندھی سے متعلق جو ہوم ورک کیا تھا اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کی خوبی یہی ہے کہ وہ بھی دل کی بات زبان پر نہیں لاتی اور دوسرے کا اندیا بھانپنے میں کمال کی مہارت انہیں حاصل ہے۔ اس کو اندازہ ہو چلا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے جنرل چبر کے اندر سے ایڈونچر پسند فوجی افسر کو شناخت کر لیا تھا، اور بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملنے کے باوجود وہ اسی نتیجے پر پہنچ گیا تھا۔ جلد یا بدیر اس کا خواب حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ جنرل چبر یہ خواب 1978 سے دیکھتا آ رہا تھا۔ 70 کے عشرے کے اواخر میں بھی اس کی خواہش تھی کہ بھارت اس محاذ پر حملہ کر کے شاہراہ قراقرم کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اس نے اپنی اس خواہش کو صرف خود تک محدود نہیں رکھا تھا، اسے عملی روپ دینے کے لیے بطور خاص 1981 میں بھارتی فوج کے کئی افسران اور جوانوں کو دنیا کے منجمد براعظم انٹارکٹیکا بھیجا گیا تھا۔ ان کی روانگی بلا مقصد نہیں تھی۔ بھارتی فوج کے ان افسران نے اپنے سینکڑوں جوانوں کے ساتھ مہینوں وہاں قیام کر کے بدترین حالات میں سرمائی جنگ کا تجربہ حاصل کیا تھا۔ جنرل چبر اس تجربے کو سیاچن پر آزمانا چاہتا تھا۔ میڈم پرائم منسٹر، مسز اندرا گاندھی کے دروازے پر پہنچتے ہی سنہا نے جو پہلے سے وہاں موجود تھا اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر کہا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی تمام حاضرین اپنی اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے نمسکار کیا اور جواب میں سب نے یک زبان ہو کر جے ہند کہا تھا۔ چند منٹ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے اور پنجاب میں سکھوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے بعد مسز اندرا گاندھی نے آرمی چیف کی طرف دیکھ کر انہیں شاید آج کا موضوع یاد دلایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھارتی فوج کے آرمی چیف نے مسز اندرا گاندھی کی کرسی کے دائیں ہاتھ والی دیوار پر پہلے سے نصب نقشے کے سامنے پوزیشن سنبھال لی۔ اب وہ ایک چھوٹی سی چھڑی کی مدد سے حاضرین کو سیاچن کی پوزیشن سمجھا رہا تھا۔ وہ بولا، پاکستانی فوج کا پہلا پڑاؤ یہاں سے 150 میل دور ہے۔ اس نے ایک مخصوص مقام پر چھڑی رکھتے ہوئے کہا۔ بھارتی وزیر اعظم نے قدرے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، میڈم، سکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے سیاچن گلیشیئر تقریباً 150 میل دور ہے۔ پاکستانیوں نے سکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے 65 میل دور خپلو تک صرف چھوٹی گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کے لیے سڑک بنا رکھی ہے، اور خپلو سے 65-70 میل دور سلتورو پہاڑی سلسلے کے مختلف دروں تک پہنچنے کے لیے 8 سے 9 دن لگتے ہیں۔ اس نے اپنے سامنے دھرے کافی کے مگ سے ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق میں انڈیلا اور اپنے ساتھ والی سیٹ پر موجود ایک نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ ہیں کرنل کمار۔ کرنل کمار 1982 سے اب تک 6 مرتبہ اس علاقے کی ریکی کر چکے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے آج سے صرف 15 روز پہلے اپنے 6 جوانوں کے ساتھ پاکستانی علاقے میں قریباً 60 کلومیٹر دور تک ریکی کی ہے۔ وہاں کی صورتحال پر یہ تفصیلاً بتائیں گے کیونکہ میرے اس نوجوان ساتھی کے پاس فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے۔ اس نے بڑے رشک بھرے لہجے میں اپنے ساتھ وہاں آنے والے کرنل کا تعارف کروایا تھا۔ پرائم منسٹر اندرا گاندھی سمیت حاضرین کی آرام دہ کرسیاں بغیر آواز پیدا کیے گھومی اور ان سب کی نظریں کرنل کمار کے تمتماتے چہرے پر جم گئیں۔
जो बड़े फखरी अंदाज में कदरे झुक कर कोर्निश बजा लाते हुए ब्रीफिंग डाइस की तरफ जा रहा था। आर्मी चीफ ने दोबारा अपनी कुर्सी संभाल ली थी। कुमार ने गंभीर लहजे में अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। हाज़रीन मोहतरम, सब गोश बरावाज थे। मौसम सरमा में इस इलाके का सफर मौत का सफर बन जाता है। ग्लेशियर के इलाके में तो मौसम गर्मा में भी पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं और दर्जा हरारत फ्रीजिंग पॉइंट से 10 से 15 डिग्री नीचे ही रहता है। इन हालात में आम फौजी वर्दी के साथ और उन मखसूस मौसमी हालात में तरबियत हासिल किए बगैर दुनिया की मजबूत तरीन फौज के लिए भी यहाँ चंद दिनों तक कयाम पजीर रहना नामुमकिन है। यहाँ के मौसमी हालात में जिंदा रहने के लिए जिस खुसूसी लिबास, रिहायशी इग्लू और आला दर्जे की खुराक की जरूरत है वो पाकिस्तानी फौज के पास नहीं। 50-80 मील फी घंटा की रफ्तार से यहाँ बर्फानी हवाएं चलती हैं और सर्दियों में दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। उसके आखिरी फिक्रे से हाजरीन को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ने का एहसास हुआ और भारतीय वजीर आजम को तो झुरझुरी सी आ गई। कर्नल कुमार ने बराह रास्त मिसेज इंदिरा गांधी को मुखातिब किया। मैडम प्राइम मिनिस्टर, दुनिया की बेहतरीन तरबियत याफ्ता फौज के जवानों के पास अगर आला तरीन और गर्म तरीन वर्दी और बूट भी मौजूद हों तो भी इस बात की कोई जमानत नहीं कि सर्दी से उनके हाथ पैर शल नहीं होंगे। जिस्म को कोई ऐसा उज्व जिसे ढांपा न जाए शदीद सर्दी से झड़ जाता है। हत्ता कि आंखों पर भी हर वक्त गहरे रंगदार शीशों की ऐनक चढ़ाए रखना लाजिम है। बसूरत दीगर बर्फ के तवील सिलसिले पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसकी चमक से इंसान का अंधा हो जाने का खतरा फिर भी मौजूद रहता है। कर्नल कुमार जब सियाचिन ग्लेशियर पर ब्रीफिंग दे रहा था तो हाजरीन को पलकें झपकाना भी याद नहीं रहा था। उसने सिलसिला कलाम जारी रखा। बोला, आम तौर पर 10,000 फुट की बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी के असरात आपके जिस्म पर जाहिर होना शुरू हो जाते हैं और बुलंदी में इजाफे के साथ साथ इन असरात की शिद्दत भी बढ़ती जाती है। 20,000 से 22,000 फुट की बुलंदी पर बमुश्किल चंद दिन ही जिंदा रहना मुमकिन है। अलबत्ता ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार मौजूद हो तो कयाम की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। ऑक्सीजन की कमी, शदीद तरीन सर्दी और सतह समंदर से इतनी ज्यादा बुलंदी से सरदर्द, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, फेफड़ों में पानी भर जाने का आरिजा यानी पल्मनरी ऑडिमा और सांस की शदीद तकलीफ यानी हाइपोक्सिया लाहक होने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। अगर पाकिस्तानी आर्मी जिसे बर्फानी जंग का तजुर्बा नहीं है सिर्फ जोश और जज्बे के बल पर भी हमारे मुकाबले आ गई तो शायद हमारे गोलों और गोलियों से ज्यादा उनके लिए यहाँ का मौसम अजाबनाक साबित होगा। ऐसा कोई भी आर्जा लाहक होने के बाद मरीज को अगर चंद मिनट के अंदर अंदर ऊंचाई से नीचे न उतारा जाए तो उसकी मौत फौरन वाक़ई हो जाती है। वजीर खारजा ने अचानक ही उसकी बात काटते हुए कहा, लेकिन वो लोग पहले से आजाद कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाके और शुमाली इलाका जात में मौजूद रहे हैं। कुमार ने कहा, सर, हमारे सर्वे के मुताबिक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के जरिए मालूम पड़ा है पाकिस्तान के आजाद कश्मीर और शुमाली इलाका जात में बुलंद तरीन महाज जंग और उनकी कमांड पोस्ट की ऊंचाई सतह समंदर से 15,000 फुट है, जबकि सियाचिन में कोई भी पोस्ट 18,000 फुट से कम बुलंदी पर कायम करने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि इस तरह सही ढंग से सर्वेलेंस नहीं की जा सकती। जबकि खुसूसी तौर पर पोस्टें 21,000 फुट की बुलंदी पर भी बनाई जाएंगी। और जहां तक सर्दी की बात है तो शुमाली इलाकाई जात की सर्दियों का सियाचिन की सर्दी से मुकाबला बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम शिमला में पड़ने वाली सर्दी का मुकाबला साइबेरिया में पड़ने वाली सर्दी से करें। कर्नल कुमार की ब्रीफिंग का आखिरी फिक्रा खासा चुपता हुआ था और उसकी सबसे ज्यादा चुभन भारतीय वजीर खारजा ने ही महसूस की थी। कर्नल कुमार और उससे पहले आर्मी चीफ की ब्रीफिंग के बाद अब उस इलाके से मुताल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं थी जो उन अमायदीन सल्तनत तक मुंतकिल न की गई हो। पाकिस्तानी फौज की पोजीशन, भारतीय फौज की तरबियती और असलहे की बर्तरी पर भारतीय आर्मी चीफ ने खुलकर इजहार ख्याल किया था। प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक कोने में मौजूद मंदिर में कीर्तन शुरू हो रहा था। जब भारतीय खारजा सेक्रेटरी और वजीर खारजा ने अपनी ब्रीफिंग खत्म की, उन्होंने भारतीय फौज की जारहियत से पैदा होने वाली सूरत हाल के मुमकिन रद्द-ए-अमल और उस रद्द-ए-अमल का सामना करने के लिए अपनी हिकमत अमली बता दी। ये बात तमाम ब्रीफिंग करने वालों के जहन में पहले से मौजूद रही थी कि उनके सामने एक हठ धर्म और अपनी बात को मनवाने की आदी वजीर आजम बैठी है, जिसने अपने दिमाग से कोई फैसला करने के बाद ही उन्हें तलब किया है। हर ब्रीफिंग देने वाला जानता था कि भारतीय वजीर आजम की आदत थी कि वो फैसला करने के बाद ऐसी अहम मीटिंग्स का एहतमाम सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए ही करती थी और अपने किसी भी फैसले पर तनकीद या ना सुनने की वो आदी नहीं थी। यही वजह थी कि उन्होंने मिसेज इंदिरा गांधी के सवालों के जवाब उनकी मर्जी के मुताबिक ही दिए थे। भारतीय आर्मी चीफ एक तजुर्बाकार जर्नैल था। उसकी सारी जिंदगी तोप और तुफंग के साए में ही गुजरी थी। उससे ज्यादा कौन इस बात का अंदाजा कर सकता था कि इस एडवेंचर की भारतीय फौज को क्या कीमत चुकाना पड़ेगी।
वो जानता था कि भारतीय कभी भी सियाचिन के रास्ते शाहराह कराकोरम पर कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। दुनिया की कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन उसे इस बात का भी इल्म था कि मिसेस इंदिरा गांधी के इस फैसले के पीछे रूसी दबाव मौजूद है और इन हालात में भारत रूस को नाराज करने का खतरा कभी मोल नहीं लेगा। इन सबसे बढ़कर अहम बात ये थी कि वो खुद अगले 6 माह के बाद रिटायर होने वाला था। उसने सारी सर्विस मुतनाज़े हुए बगैर गुजारी थी। अब आखिरी मरहले पर वो क्यों किसी की नाराजगी मोल लेता। इसलिए उसने भी जवाबात भारतीय वज़ीर आज़म की तवक्कुआत के मुताबिक ही दिए थे। एक पेशेवर जर्नैल की हैसियत से गो कि वो एक ही वक्त में 2 महाज खोलने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही थीं कि सिखों के मसले पर पाकिस्तान से जंग का खतरा बढ़ता जा रहा है। ये इत्तलात मिल रही थीं कि सिख अलहदगी पसंदों को पाकिस्तान की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है और जिस तरह भिंडरावाला ने दरबार साहब अमृतसर में मोर्चे कायम करके असलहे के अंबार लगा लिए हैं, उसके बाद किसी भी लम्हे भारतीय फौज के साथ सिखों की बाकायदा लड़ाई शुरू हो सकती है। सिख यूनिटों में दरबार साहब के मसले पर पहले ही बेचैनी पाई जाती थी और भारतीय हुकूमत ने भिंडरावाला के साथियों को खत्म करने के लिए दरबार साहब में दाखिल होने का फैसला कर लिया था। इन हालात में ऐन मुमकिन था कि सिख पलटने शोरिश करें और पाकिस्तानी मगरबी महाज पर इस सूरत हाल का फायदा उठाने की कोशिश करें। वो जानता था कि मिसेस इंदिरा गांधी के लिए रॉ के डायरेक्टर काओ का कहना ही आखिरी होता है और उन हालात में काओ ने भी प्राइम मिनिस्टर के मिजाज को समझते हुए उनकी किसी बात का ना में जवाब देना मुनासिब नहीं जाना था। बहरहाल वो इन हालात में दुनिया के बुलंद तरीन बर्फ के जहन्नम में अपने जवानों को उतारने का खतरा अपनी हद तक कभी मोल नहीं ले सकता था, लेकिन उसे अपनी वजीर आजम के अहकामात की तामील करनी थी।